हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वहीं से आगे पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रजातियों के बारे में सीखना स्टार्ट करेंगे। हमने कल कीस्टोन प्रजाति के बारे में समझ लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। साथ ही साथ आप TT100 करके कूपन कोड है, आप यूज़ कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अनअकैडमी के कोर्सेज पे। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के बारे में सीख लिया था। बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ होता है डिफाइन कर लिया था हम लोगों ने। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। थोड़ी तबीयत ख़राब है मेरी 2 दिन से, मेरा सर बहुत दर्द करता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है, नहीं तो कम से कम कुछ देर तो पढ़ा ही दिया जाए। इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स के बारे में मैंने सिखाया था आपको। उसके बाद स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस के बारे में हमने चर्चा करी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है, बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है और गामा डाइवर्सिटी क्या होती है। इसको हमने सीखा था तो डिटेल से समझा था कि अल्फा बीटा और गामा डाइवर्सिटी में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम लोगों ने स्पीसीज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, नेटिव और नॉन नेटिव स्पीसीज के बारे में समझा था। और वहाँ पे हमने की स्टोन प्रजाति के बारे में बहुत डिटेल से समझ लिया था। अब आज वहीं से आगे बढ़ेंगे। की स्टोन के बाद अब कौन सा प्रजाति आएगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज इंडिकेटर स्पीसीज। बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है इंडिकेटर स्पीसीज। आपको हर जगह इंडिकेटर स्पीसीज काम लग जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्पीसीज होते हैं इंडिकेटर स्पीसीज। संकेतक प्रजातियां हिंदी में बोलते हैं इसको, संकेतक प्रजाति। इंडिकेटर स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके प्रेजेंस या अब्सेंस से पता चलता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है कहीं कहाँ की। जैसे सपोज करो कि कहीं पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मेंढक दिखाई देते हैं, फ्रॉग्स। अगर कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मेंढक दिखाई देते हैं तो उनसे आप क्या निर्धारण कर सकते हैं, क्या बताएंगे, क्या इन्वायरमेंटल कंडीशन बताएगी। ये बताता है इन्वायरमेंटल इंडिकेटर स्पीसीज। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर स्पीसीज को लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इंडिकेटर स्पीसीज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे समझ लेते हैं। की स्टोन हटा देते हैं। इसको यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे लिख देते हैं इंडिकेटर। ठीक है, अब आओ। सबसे पहले इंडिकेटर स्पीसीज वो हैं जिनके अब्सेंस या प्रेजेंस से पता चलता है एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बात की है फ्रॉग्स की, मेढक की। देखो मेढक एक प्रकार की वाटर लेवल का वाटर लेवल वाटर लेवल का इंडिकेटर स्पीसीज है कि कहीं पर जल स्तर जल स्तर कैसा है ये बताएगा आपका इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर स्पीसीज यानी कि बताएगा कौन, फ्रॉग। हमारे सीन में कौन बताएगा, मेढक बताएगा कि कहाँ पर जल की स्थिति कैसी है, ये बताने का काम करता है फ्रॉग। अगर किसी स्थान पे मेढक कम पाए जाते हैं, फ्रॉग्स कम पाए जाते हैं, तो उनको बोला जाता है कि वहाँ पर जलस्तर उस पर्टिकुलर एरिया का कम है। सवाल है कैसे कम है, सवाल है कैसे कम है भाई, बताओ हमको कि मेढक कैसे जो है एक प्रकार से इंडिकेटर स्पीसीज का रोल अदा करता है वाटर लेवल के लिए। अगर आप कल प्रशासनिक अधिकारी बन जाइएगा और आपको कोई इंस्ट्रूमेंट ना दिया जाए, ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट ना दिया जाए, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि आप पता करके आइए कि किसी जगह पर वाटर लेवल कैसा है, या आप अधिकारी बन जाइए और आपसे आपको कहीं पता करना जलस्तर कैसा है, तो आप किन चीज़ों को वहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज़ वहाँ पे आप ध्यान देंगे कि वहाँ पे मेढक की कंडीशन कैसी है, क्या मेढक वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में है या कम मात्रा में है। अगर किसी जगह पर मेढक ज़्यादा मात्रा में है तो सिंपल सी बात है कि वहाँ का वाटर लेवल अधिक है। अब का सवाल है कैसे वाटर लेवल अधिक है। एक्चुअली फ्रॉग्स आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में, ये बरसात का मौसम है, वो बरसात के मौसम में तन्हाई गया मौला नहीं, ठीक है, हाँ वो भी मतलब मौसम तो बरसात का ही था। ठीक है, बरसात का मौसम है कहीं पे, और मेढक क्या करते हैं आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो है टर्टर करना स्टार्ट कर देते हैं बरसात के मौसम में। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। पॉपुलेशन बढ़ जाती है, पॉपुलेशन क्यों बढ़ जाती है वो तो अलग बात है। समझ ये है कि पॉपुलेशन इनकी बरसात में ही क्यों बढ़ती है,
क्योंकि बरसात में इसलिए बढ़ती है क्योंकि मेढक का जो रिप्रोडक्शन है वो हमेशा ह्यूमिड रीजन में ही होता है। ये ड्राई रीजन में इनका अंडा टूट जाता है। इनके एग्स जो होते हैं ये ज़्यादा ये ह्यूमिड रीजन में ही ज़िंदा रह पाते हैं। ठीक है, ये ह्यूमिड रीजन में ही ज़िंदा रह पाएँगे। वाटर के आस-पास ही ज़िंदा रह पाएँगे। अगर वाटर नहीं है वहाँ पर तो इनके अंडे टूट जाएँगे और टूट के मर जाएँगे। इसलिए आप देखते हैं जब बारिश होती है, जब पानी ज़्यादा हो जाता है, तब इनकी ये टर्टल ज़्यादा करते हैं क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। क्योंकि बरसात में या ह्यूमिड रीजन में ही ये इनके अंडे ज़िंदा रह पाते हैं और बच्चे इनके पनप पाते हैं। तो सिंपल सी बात है, कहीं पर मेढक ज़्यादा है इसका मतलब है कि वहाँ पर ह्यूमिड है, वहाँ का जलस्तर ठीक है, तभी वहाँ पर मेढक ज़्यादा मात्रा में आ पाए हैं, नहीं तो मेढक नहीं हो पाते। बहुत सिंपल सी बात है। तो मेढक एक प्रकार से एक इंडिकेटर स्पीशीज़ हुआ, किस चीज़ का? वाटर का। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ भाई आपको बात समझ में आई कि मेढक किस प्रकार जो है एक प्रकार से इंडिकेटर स्पीशीज़ है वाटर लेवल का। कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए अभी कमेंट सेक्शन में फटाक से। बात तो समझनी पड़ेगी। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट देखिए ये आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में भी ऐसे कॉन्सेप्ट आपको सिखाए नहीं जाते होंगे। क्योंकि होता क्या है कि बहुत लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती कि हाँ, कैसे-कैसे चीज़ें इतनी इंटरलिंक्ड हैं। सीधे बताएँगे इंडिकेटर का मतलब ये होता है और निकल जाएँगे। इंडिकेटर मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस ये है कि चीज़ें समझ में आनी चाहिए, वहाँ तक बात पहुँचनी चाहिए जहाँ तक हमको पहुँचानी है। चलिए, इंडिकेटर स्पीशीज़ समझ गए? इसी प्रकार इसी प्रकार लाइकेन इंडिकेटर है सल्फर डाइऑक्साइड का। लाइकेन्स इंडिकेटर होते हैं एयर पॉल्यूशन का। अधिक मात्रा में लाइकेन्स होंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगर कहीं पर आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइकेन्स हैं, ठीक है? लाइकेन्स आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कैसे? कहीं पर आपने लाइकेन्स ज़्यादा देखा, रेड-रेड देखा, खूब ढेर सारा रेड-रेड देखा। तो इसका मतलब है कि क्या है? कि वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि सल्फर से लाइकेन बनेगा, तो इसके बाद क्या कह सकते हैं कि सल्फर का एग्ज़ाम्पल है लाइकेन। कि सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है वहाँ के एयर में। तो ये एक चीज़ हो गई, ये भी एक इंडिकेटर स्पीशीज़ है। समझ गए? एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर स्पीशीज़ है। अच्छा, आप बताओ रैट्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाला रैट्स नहीं, रीजनल एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये रैट है चूहा वाला। बताइए चूहा किस चीज़ का इंडिकेटर है? रैट्स आर द इंडिकेटर ऑफ व्हिच एनवायरमेंटल कंडीशन? रैट किस परिस्थिति की इंडिकेटर स्पीशीज़ हैं? ये हैं इंडिकेटर स्पीशीज़। आपने देखा होगा ट्रेन के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं? बड़े-बड़े चूहे होते हैं। चूहे वो भी बहुत बड़े-बड़े चूहे होते हैं। हाँ? चूहे वो भी बहुत बड़े-बड़े चूहे आपको दिखाई देते हैं। कहाँ पर? ट्रेन्स के पास। क्यों? ट्रेन के पास क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर आती है मालगाड़ी और मालगाड़ी से निकलता है खाने का आइटम। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन पे लोग खा के बहुत सारा चीज़ फेंकते हैं। ठीक है? ठीक है? तो ये उसको खाते हैं, ईज़िली इनको धान, गेहूँ मिल जाता है वहाँ पे मालगाड़ियों से। इसके चलते वहाँ पे चूहे बहुत पाए जाते हैं। तो इसका मतलब चूहा यानी कि रैट आर द इंडिकेटर स्पीशीज़ हैं किसका? फूड पॉल्यूशन का। जहाँ पर फूड वेस्ट ज़्यादा होगा या फूड पॉल्यूशन कह लो या फूड वेस्ट कह लो। रैट हैं किस चीज़ के? फूड वेस्ट के एक इंडिकेटर स्पीशीज़। समझ गए? रैट्स क्या हैं? रैट हैं फूड वेस्ट के इंडिकेटर स्पीशीज़।
इसी प्रकार आपने और कहाँ देखा होगा रैट्स को? चूहों को आपने और कहाँ देखा है? जो ग्रोसरी की दुकान होती है, किराने की दुकान जो होती है, वहाँ पर भी आपने देखा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाने का आइटम रहता है। तो रैट्स आर द इंडिकेटर स्पीशीज़ ऑफ फूड वेस्ट। समझ में आया? फूड वेस्ट के इंडिकेटर स्पीशीज़ हैं रैट्स। ठीक? और बताइए? और वल्चर्स, हिंदी में बोलते हैं गिद्ध। वो वाला गिद्ध नहीं, घर पे बोलते हैं लोग, वो वाला गिद्ध जो रियल में होते हैं। तबीयत सही नहीं रह रही, मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में ऐसे। हाँ, चलो। रैट्स, चूहे। वल्चर्स, अब बताइए वल्चर्स कैसे एग्जाम्पल है? वल्चर्स देखो, वल्चर हैं वेस्ट, वेस्ट के जो है इंडिकेटर। वल्चर्स वेस्ट के कैसे इंडिकेटर हैं भाई? देखो, आपने कभी देखा होगा कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन का टीला होता है ना, जैसे दिल्ली में, हाँ, वहाँ पर क्या बहुत सारे, जहाँ पे आपको मांस दिख जाएगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खाने पीने का ऐसा आइटम जहाँ पे वो रह सकते हो, खासकर मांस वाला एरिया, तो वहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि ह्यूमन वेस्ट, या कह लो, या फिर कह लो कि मीट वेस्ट कह लो, ऐसा जो इसके जो इंडिकेटर है, कहाँ पे मीट ज़्यादा होगा, इसका वेस्ट ज़्यादा होगा, वहाँ पर आपको गिद्ध, वल्चर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। वहाँ पर आपको वल्चर्स बहुत दिखाई देंगे। तो वहाँ पे आप देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा उड़ रहे होते हैं, वहीं पर बहुत सारा खूब झुंड के झुंड होते हैं। जैसे गाय कोई मर जाती है तो वहाँ पे ढेर सारे वल्चर्स आ जाते हैं। इसका मतलब है वल्चर है कि कहीं पे कोई कोई मर गया है, उसका क्या है इंडिकेटर स्पीसीज है आपका जो है वल्चर्स। हर एक एनिमल यहाँ पर इंडिकेटर स्पीसीज है। और निकेत में मैंने आपको पढ़ाया था, हर एक का कोई ना कोई फंक्शन है, कोई फ्री फंड नहीं है। कठफोड़वा को मैंने आपको बताया था, कठफोड़वा भी है अगर, तो उसका भी कुछ ना कुछ काम है, रास्ता बनाती है। ये समझ लो कोई बिना काम के नहीं है इस एनवायरनमेंट में, जो बिना काम के रहा वो निकल गया। और हम लोग हमने अपने आप को समझते हैं कि हम बिना काम के हैं, आ गए हैं बस ऐसे ही, दाल चावल चल रहा है, दिन रात गुजर रहा है बिना काम के। ना ना सर, आप जिस दिन बिना काम के हो जाइएगा ना, उस दिन से समझ लीजिए कि आप जिंदा हैं बट मरे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट आपको, पर्यावरण आपको काउंट ही नहीं करता। नेचर का एकदम बहुत सिंपल, एकदम बहुत सटीक सटीक चीज़ें हैं एकदम नेचर में। आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते जिसमें आप बिना काम के हो जाए। अब जिस दिन बिना काम के हो जाएगा उस दिन खत्म हो जाइएगा। ठीक है। अच्छा, सोलोमन्स, सोलोमन्स किसके एग्जाम्पल हैं? इसी प्रकार सोलोमन जो है वो बैट इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। उसके अलावा टैडपोल्स, टैडपोल्स केवल और केवल वो पानी में रहते हैं और वाटर क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं। वाटर क्वालिटी को, गंदा पानी होगा तो ये मरने स्टार्ट कर देंगे, गंदा पानी होगा तो ये मरना स्टार्ट कर देंगे। तो ये इंडिकेटर स्पीसीज है क्वालिटी वाटर के, क्वालिटी वाटर के, यानी कि वाटर वाटर पॉल्यूशन के। तो वाटर पोल्यूशन के बहुत सारे इंडिकेटर स्पीसीज हैं, बहुत सारे इंडिकेटर स्पीसीज है वाटर पोल्यूशन के। बट एज ऑफ नाउ आपको समझना है, ये जो मैं अपना एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि आपका, माफ कीजिए, यहाँ पे ना एक चीज़ गलत लिख गई है, पता है? इंडिकेटर स्पीसीज इसी पे रहते हैं ना, गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा, अभी स्लाइड में थोड़ी सी गड़बड़ी है, अभी आगे आपको पता चलेगा क्या गड़बड़ी है। फिलहाल अपना इतना समझिए कि आ, जो आपका टैडपोल्स हैं वो आपके वाटर क्वालिटी के इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, और बताता हूँ, एक और लिख लीजिए इधर, यहाँ पे
टू बी फिक्स वॉर्म। ये एक्चुअली अच्छे ऑक्सीजन वाले कंडीशन में ही जिंदा रहते हैं। जहाँ पे ऑक्सीजन की क्वालिटी ख़राब होगी वहाँ पर ये मरना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको टू बी फ्लिक्स वॉर्म्स अगर दिख जाएँ, अगर कम दिखें तो आप समझ लेना कि वहाँ का ऑक्सीजन लेवल बहुत कमज़ोर है। ठीक है? चलिए, और बहुत, बहुत, बहुत सारे हैं जिनको आप धीरे-धीरे करके सीख सकते हैं। इंटरनेट से सर्च कीजिए, फ्रेश वाटर का कौन-सा है, सलाइन वाटर का कौन-सा है, ठीक है? बर्ड्स किसके इंडिकेटर हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको थोड़ा-थोड़ा करके आपको देखना पड़ेगा। आपको मज़ा आएगा, धीरे-धीरे आप थोड़ा सीखते रहिएगा। जैसे अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म इम्प्रूव करते हैं फंक्शन का, सॉइल का फंक्शन, जैसे अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ के लिए? न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए, न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए। अगर अर्थवॉर्म ना हो तो न्यूट्रिएंट साइकिल नहीं मेंटेन होगा। तो हेल्दी सॉइल का इंडिकेटर, तो अर्थवॉर्म किसके इंडिकेटर हैं? हेल्दी सॉइल के। उच्च गुणवत्ता की मिट्टी के लिए जो इंडिकेटर स्पीसीज है वह है अर्थवॉर्म। समझ गए आप? अर्थवॉर्म अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीखनी थी। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। एक चीज़ जानते हो गलत क्या हो गया है? यहाँ पे हेडिंग पड़ा हुआ है, यहाँ पे हेडिंग पड़ा हुआ है इन्वेसिव स्पीसीज, यानी हमलावर नस्लें, हमलावर प्रजातियाँ, और इधर जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है किसका? इंडिकेटर स्पीसीज का। ये गलत स्लाइड आ गई है, ऐड हो गई है। मैं आपको इन्वेसिव स्पीसीज वैसे समझा देता हूँ इस स्लाइड में। यहाँ पे मैं आपको इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में समझा देता हूँ, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। हमलावर नस्लें, देखो, हमलावर नस्लें, हमलावर नस्लों को, इन्वेसिव स्पीसीज को कहा जाता है इंटेंसिव एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज, हमलावर नस्ल, विदेशी प्रजाति, हमलावर नस्ल, विदेशी प्रजाति, कुछ भी कह लीजिए, हैं? ठीक है? इनको कहा जाता है ये नॉन नेटिव, मैंने आपको पढ़ाया था नॉन नेटिव स्पीसीज। एक था नेटिव, एक था नॉन नेटिव। ये नॉन नेटिव स्पीसीज हैं, जो कि इकोसिस्टम के लिए ज़्यादातर कंडीशन में, ज़्यादातर परिस्थितियों में क्या होते हैं? ये हार्मफुल होते हैं। ज़्यादातर परिस्थितियों में जो इन एलियन स्पीसीज होती हैं, ये हार्मफुल ही होती है। कुछ एक फ़ायदेमंद भी होता है, लेकिन ज़्यादातर परिस्थितियों में ये, क्योंकि देखो किसी और जगह से आप आए हैं, कहूँ किसी और इन्वायरमेंट में आप पैदा हुए थे, किसी और इन्वायरमेंट का कल्चर है आपके पास, गुण आपके पास है, ठीक है? और आप किसी दूसरे जगह पे जाएँगे तो आप शुरुआत में या तो आप मार दिए जाएँगे, या तो आप अदर को मार देंगे। आप ताकतवर होंगे तो मार देंगे, तो नुकसान होगा, और नहीं मार पाएँगे तो आप मर जाएँगे तो आप बचेंगे ही नहीं वहाँ पर, तो फिर उससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में, जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे कि यूकलिप्टस बहुत एग्ज़ाम्पल है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आया था, लेकिन उसके बाद वो ग्राउंड वाटर से होते हुए पहुँच गया इंडिया में, सारा पानी सोख के बराबर कर दिया। अगल-बगल के जितने भी प्लांट थे, सबको मार-पीट के बराबर कर दिया, ठीक है? इनको ना एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं एक्सोटिक स्पीशीज़, ठीक है? क्योंकि ये फूड चेन का हिस्सा नहीं होते हैं। ऐसा कि फूड चेन का हिस्सा नहीं होते हैं। ये इसलिए इतना हार्मफुल होते हैं क्योंकि फूड चेन का हिस्सा ही नहीं होते। जैसे मान लो कि कोई एक नया प्लांट आ गया, जिसको कभी खरगोश ने नहीं देखा था हमारे यहाँ, ठीक है? अब वो खरगोश इसको क्या मानेगा कि अरे यार ये कुछ नया है, इसको नहीं खाना है, नहीं खाना है। तो जब ये नहीं खाएगा तो इसकी संख्या क्या होगी? खरगोश को खाएगा नहीं तो इसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली, फिर एक वक़्त आएगा जिसको खरगोश खाता था उसको भी उसकी जगह ये ले लेगा। तो चूँकि फूड चेन में ये होते नहीं हैं, इसलिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फूड चेन में एलियन स्पीशीज़ नहीं होते हैं, इसलिए इतना हार्मफुल होता है। अगर फूड चेन में होते तो ख़त्म हो रहे होते। फूड चेन में होते नहीं, इसलिए बहुत परेशान करते हैं। ठीक है? जैसे कि प्रोसिफेलस जूलिफेरा, एग्ज़ाम्पल साहब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये सब आपको काम लग जाएगा जब भी आप
कभी एग्जाम दीजिएगा। ड्रोसोफिस जूलीफ्लोरा एक, ठीक है। और हाइसिनिथ, ये भी कॉमन वाटर हाइसिनिथ, ये भी एग्जांपल है एलियन स्पीसीज का। लंताना, लंताना कैमरा कमारा, ये भी एग्जांपल है इसका। उसके अलावा कांग्रेस ग्रास, इसको इसका साइंटिफिक नेम जो है परथीनियम है, परथीनियम, PARTHENIUM, परथीनियम, ओके परथीनियम। उसके अलावा यूकलिप्टस, यूकलिप्टस, यूकलिप्टस ऑस्ट्रेलिया से आ गया। ऑस्ट्रेलिया से कैसे आ जाता है? जैसे ऑस्ट्रेलिया से मान लो कि बहुत सारे प्लांट तो जो है ऐसे बह के चले आते हैं, इधर उधर पहुंचते रहते हैं दूसरे देशों में। दूसरी बात क्या होती है कि बहुत सारे एनिमल्स एक्चुअली क्या होता है, जब नाव चलती है, मान लो कोई तेल भर के नाव चली, हाँ तेल भर के नाव चली वहां से, तो उसी जब भर रहे होते हैं तो क्या होता है कि तेल तो इस साइड से लेके चले गए, अब उस साइड से जब ये तेल उतार के आएगी किसी दूसरे देश में, तो उस देश से ये खाली नहीं आ सकती है, इसमें भी पानी भरेंगे, तो वहीं समुद्र से पानी भर लेते हैं, समुद्र से पानी भरे तो जो भी प्लांट और एनिमल था वो भी उसमें चले आए और वो एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंच गए। वहाँ जब पानी खाली करेंगे दूसरी जगह जहाँ तेल भरना था, तो वहाँ डंपिंग में जो है ये फिर वो एनिमल्स नए जगह पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसे होते रहता है, बहुत ख़राब कंडीशन, इसको रोकना चाहिए वरना बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल लॉस होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। वेटल, WATTLE, ये इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अभी वेस्टर्न घाट में इसको इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के तौर पे इसको घोषित कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जो कि बहुत परेशान करके रखा है जो है पूरे इन्वायरमेंट को इंडिया की। होता क्या है कि ये फूड चेन का हिस्सा तो होते नहीं, साथ ही साथ इनकी संख्या जो बढ़ने की होती है बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, क्योंकि इनको कोई खाता नहीं है। और कुछ में तो इतनी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि पानी वानी सब सोख के बराबर कर देते हैं, जैसे कि यूकलिप्टस, तो पानी वानी सोख के एकदम बराबर कर देंगे तो बड़ा मुश्किल खड़ा हो जाता है अदर जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको सस्टेन करने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। इतनी बात समझने में किसी को कोई दिक्कत? इतनी बात समझने में किसी को कोई दिक्कत तो मुझे बताइए। मुझे नहीं लगता है कि इतनी बात समझने में आप में से किसी को कोई दिक्कत आ रही होगी। इन्वेसिव स्पीसीज हो गया। अब आते हैं, बात कर लेते हैं अम्ब्रेला स्पीसीज की। अम्ब्रेला स्पीसीज की, अम्ब्रेला स्पीसीज का मतलब सिंपल सी बात है, देखो इस इमेज से आप समझो कि अम्ब्रेला में क्या करते हैं। एन अम्ब्रेला स्पीसीज इन इज अ लार्ज एनिमल। एक अम्ब्रेला स्पीसीज में क्या होता है कि देखो, एक टाइगर को क्या बना लिया, टाइगर को हमको प्रोटेक्ट करना था, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के कारण से अदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब प्रोटेक्ट हो रहे हैं इस अम्ब्रेला के अंतर्गत, तो इसे बोल देते हैं कि अम्ब्रेला स्पीसीज, ठीक है। जैसे कि टाइगर एक एग्जाम्पल है अम्ब्रेला स्पीसीज का, कि भैया कोई एक ऑर्गेनिज्म हमने पकड़ा जिस पर और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं, हो सकता है अदर ऑर्गेनिज्म करते भी हों ना भी करते हों, लेकिन चूंकि एक को बचाना था, टाइगर को बचाना था, बाड़ बंदी कर दी, वहाँ पर एनिमल्स को प्रोहिबिट कर दिया कि जा नहीं सकते आप, खेती नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि टाइगर है तो अब जब खेती नहीं कर सकते हो तो अदर जितने जीव जंतु वो भी तो जिंदा रह पाएंगे, तो एक को बचाया सब बच गया, दैट इज द अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट। अम्ब्रेला में हाथी भी आता है, अम्ब्रेला में चीता भी आता है, ठीक है, अम्ब्रेला में शेर भी आता है, अम्ब्रेला में राइनोसिरॉस भी आता है, ठीक है, राइनोसिरॉस भी आता है जो है अम्ब्रेला स्पीसीज में, ठीक है। चलिए, ऐसे ही फ्लैगशिप स्पीसीज इसी को बोलते हैं, फ्लैगशिप स्पीसीज, हाँ है क्या, फ्लैगशिप स्पीसीज,
अम्ब्रेला स्पीसीज को ही फ्लैग स्पीसीज बोलते हैं। जस्ट अ सेकेंड। फ्लैगशिप स्पीसीज, फ्लैग जैसे नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर आपने एक नाम सुना होगा, नीलगिरी तहर, मैं इधर लिख देता हूँ इसमें। नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर, ये मुकुर्ती नेशनल पार्क, तमिलनाडु। मुकुर्ती नेशनल पार्क, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये ब्रांड एम्बेसडर है। अब इसको क्या किया, ये फ्लैगशिप, इसमें फ्लैग से मतलब एक बड़ा सा बैनर बनवा दिया कि भैया नीलगिरी तहार बचाओ, नीलगिरी तहार बचाओ, नीलगिरी तहार बचाओ। तो अब एक फ्लैगशिप, एक चेहरा बन गया, एक मुखौटा बन गया, मुखौटा बना दिया हमने एक स्पीसीज को। अब इसको बचाने के लिए पूरी कोशिश हो रही है, पूरे सब लोग जुड़े हुए हैं। तो आइकॉनिक स्पीसीज इसी को बोलते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बना दिए इसको। भैया आप तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे तो तुम्हारे चक्कर में और लोग प्रोटेक्ट होंगे। तो नीलगिरी तहार मुखौती नेशनल पार्क, तमिलनाडु। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये अम्ब्रेला स्पीसीज का कॉन्सेप्ट हो गया। कई बार अम्ब्रेला और फ्लैगशिप स्पीसीज को अलग भी किया जाता है, दो अलग अलग तरीके से, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, इसलिए मैंने दोनों को एक ही में कैटेगराइज कर दिया है। अब बात कर लेते हैं इंडेमिक स्पीसीज, स्थानिक प्रजाति की, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडेमिक स्पीसीज, स्थानिक प्रजाति, इंडेमिक स्पीसीज बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े इंपॉर्टेंट। इंडेमिक स्पीसीज उनको कहा जाता है जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं। एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जो पाए जाते हैं उनको बोला जाता है कि ये इंडेमिक स्पीसीज है, या एंडेमिक है कहीं कहीं का। ठीक है, अस्थानिक है। कि जैसे कि पर्टिकुलर, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में आप देख सकते हो कि वहाँ पाए जाते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देख लो, ये वहाँ के अलावा और कहीं नहीं पाए जाएंगे, वहाँ के अलावा कहीं नहीं पाए जाएंगे, ये इनकी विशेषता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखो, एशियाटिक लायन, एशियाटिक लायन। अब इसको उठा के कोई वहाँ से लेके चला जाए अलग बात है, लेकिन नॉर्मली ये वहीं पर पाए जाते हैं। जैसे कि ये एशियाटिक लायन गुजरात का एंडेमिक स्पीसीज है। रेड सैंडर्स, जो साला झुकेगा नहीं साला, ऐसा क्या था वो, पुष्पराज, पुष्पा, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। रेड क्या करता था वो, रेड सैंडर्स, रेड सैंडर की क्या करता था, माइनिंग करता था, चोरी करता था। ये ईस्टर्न घाट का, ईस्टर्न घाट का जो है ये एंडेमिक स्पीसीज है। शेषाचलम हिल्स नेशनल पार्क, आंध्र प्रदेश, शेषाचलम। इसमें लिखने बनता नहीं, वो स्लाइड ले लेते हैं फिर से वापस से। हाँ, शेषाचलम हिल्स नेशनल पार्क, शेषाचलम हिल्स नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, ये आपका आंध्रा में है। ठीक है, तिरुपति टेम्पल यहीं पे, जो फेमस तिरुपति टेम्पल है ना, वो यहीं पर है, तिरुपति टेम्पल। ठीक है, और ये जो रेड सैंडर्स है ना, रेड सैंडर्स, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल जो है, शेड्यूल 6 में आते हैं। ठीक है, और किसकी एग्जांपल ले लें, और किसकी बात कर सकते हैं, और बात कर सकते हैं हम वाइल्ड ड्यूरियंस की। ये कहाँ है, वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। ये वहीं के एंडेमिक स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज भी हैं, ये एंडेमिक स्पीसीज भी हैं। ठीक है, कहाँ पे एंडेमिज्म बहुत ज़्यादा है, कहाँ पर स्थानिकता बहुत ज़्यादा है, जैसे कि वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के पास जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में जैसे कि आपको क्या 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 मिल जाएंगे, नीलगिरी तहर मिल जाएंगे,
नीलगिरी तहर मिल जाएंगे, लाइन टेल्ड मकॉक, मैकॉक, ये वहाँ पे आपको और क्या मिल जाएगा, कहाँ का स्थानिक है ये, वेस्टर्न घाट का, वेस्टर्न घाट के नीलगिरी फॉरेस्ट के आसपास, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पास, नील कुरुंजी, नील कुरुंजी ये आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ये 12 साल में एक बारी जो सोला फॉरेस्ट में होता है, वेस्टर्न घाट के सोला फॉरेस्ट में 12 साल में एक बारी आता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एंडेमिक स्पीसीज के एग्जांपल्स थे जो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब मेरे तरफ से स्पीसीज वाला मैटर यहाँ पर ही हम रोकेंगे। या कौन कौन मैंने आपको बता दिया, जस्ट अ सेकेंड, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया स्पीसीज में, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, देखो, के स्टोन बता दिया, इंडिकेटर बता दिया, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज पढ़ा दिया, हाँ पढ़ गए। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज हमने पढ़ लिया, जस्ट अ सेकेंड सॉरी, एंडेमिक स्पीसीज हमने पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया, फ्लैगशिप और अम्ब्रेला को कॉमनली पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। हाँ ठीक है, तो आई होप कि आपको स्पीसीज के बारे में इतनी जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी मैंने दे दी है। बाकी अगर आपको लगता है कि भाई आपको और पढ़ने की ज़रूरत है और स्पीसीज के बारे में आपको जानना है, या कोई स्पीसीज ऐसी है जिसको बारे में आप समझ नहीं पाए हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, हो सकता है कि एक आध दो दिन अगर मैं ना अपलोड भी कर पाऊँ तो उसके लिए आप माफ़ कीजिएगा। बाकी जैसा होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज, फ्लैगशिप स्पीसीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, सारा कुछ समझा दिया। नीचे एक लाइन चल रही होगी पट्टी में, जिसमें लिखा होगा कि अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है आपको तो TT100 करके कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके। और फिर मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको मेरे से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको 9654694500 9654694500 मेरा नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम कर सकते हैं, कॉल नहीं कीजिएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वो एक चीज़ है जो मुझे आपको बतानी थी। बाकी बस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।